गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 1 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, यानी भोजन और मानव स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है, हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भोजन से हमें क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं संतुलित भोजन। परिभाषा लेते हैं संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों। सभी पोषक तत्व कौन से होते हैं? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भोजन के मुख्य 6 अवयव हैं। चाहे किसी तरह का हम भोजन करते हों, वैज्ञानिक दृष्टि से वो 6 प्रकार का माना गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। ये जो 6 अवयव हैं या इनको 6 तत्व बोल सकते हैं, भोजन के तत्व। तो ये उचित मात्रा में यदि भोजन में होंगे तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहेंगे। ये 6 के 6 जो पोषक पदार्थ हैं वो उचित मात्रा में होने चाहिए। एक 7वां और भी आजकल शामिल कर रखा है, रफेज, आर्य रेशे या रफेज। उससे हमें बस लाभ इतना ही होता है, हमारी पाचन क्रिया को रफेज ठीक करता है, बाकी उस समय पोषक पदार्थ नहीं मिलते हैं। इस तरह से ये थी संतुलित भोजन की परिभाषा। और अब उसके बाद में लेते हैं नंबर 2, संतुलित भोजन से शरीर को लाभ, क्या लाभ होते हैं। तो पहला है संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है। अगर संतुलित भोजन कर रहे होंगे हम तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, और अगर संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो शरीर में वो मजबूती नहीं रहेगी। इस तरह से एक तो मजबूत बनाता है, दूसरा संतुलित भोजन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है, वो किसी में कम होती है, किसी मनुष्य में ज़्यादा होती है, किसी जीव में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। इस तरह से अगर हम पोषक भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी और हम जल्दी से रोगी नहीं होंगे। तीसरी बात, संतुलित भोजन दिमाग को तेज करता है तथा स्वस्थ बनाता है। इससे दिमाग तेज होता है और दिमाग स्वस्थ भी रहता है, और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहता है। तो ये थे संतुलित भोजन के लाभ। अब लेते हैं अगली बात आती है कुपोषण की। जब हमारे पोषण से मतलब भोजन में, हमारे पोषण में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने अभी पढ़े भोजन के 6 अवयव होते हैं। अब मान लीजिए लंबे टाइम तक अगर हमारे शरीर भोजन में प्रोटीन की कमी हो, या किसी के भोजन में विटामिन नहीं दिए जा रहे हों, कोई किसी के भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, किसी के भोजन में वसा की कमी हो, खनिज लवणों की कमी हो, तो इससे इस तरह के भोजन को से हमारा शरीर रोगी हो जाता है। लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी होने से ऐसा नहीं है कि 2 दिन कमी होगी तो ही रोगी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर लंबे समय तक इन पोषक तत्वों में से अगर किसी एक की भी कमी हो जाती है तो उससे संबंधित रोग शरीर में हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कुपोषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। कुपोषण कई प्रकार का हो सकता है। विटामिन की कमी से विटामिन कुपोषण, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण, खनिज लवण की कमी से खनिज कुपोषण, कई प्रकार से हो सकता है। तो पहले लेते हैं विटामिन कुपोषण। और विटामिन कुपोषण में देखिए, भोजन में विटामिन की कमी से शरीर में विभिन्न रोग हो जाते हैं। कुपोषण होगा तो रोग तो होंगे। अगर विटामिन की कमी लंबे समय तक होगी तो हमारे शरीर में रोग हो जाएंगे। उन रोग का ब्यौरा हम आगे देखेंगे। तो पहली बात तो यह है कि हमें जो विटामिन है वो पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें ज्ञान नहीं होता, या अनजाने में हम वो भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं जो हमें लेना चाहिए। ज्ञान के अभाव में भी कई बार ऐसा हो जाता है।
कई बार गरीबी के कारण भी इस तरह का हो जाता है, विटामिन प्रोटीन आदि हमें नहीं मिल पाते हैं, वसा हमें नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले लेंगे विटामिन कुपोषण के बारे में। विटामिन हमारे भोजन में कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी तो कॉम्प्लेक्स है, यानी विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B12, यानी बहुत सारे विटामिन हैं बी, इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इस तरह से यहाँ पर हम लेंगे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के, ये कई प्रकार के विटामिन होते हैं। तो पहले लेते हैं विटामिन ए। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। लक्षण क्या है रोग के? रात्रि के समय या प्रकाश की जहाँ पर कमी हो दिन में भी, तो रोगी को कम दिखाई देता है। यानी रात्रि का टाइम हो या दिन में भी अगर प्रकाश की कमी है, ऐसे स्थान पर रोगी को कम दिखाई देता है, उसको बोलते हैं रतौंधी रोग। और रोग के लक्षण क्या है? रात में कम दिखाई देना या अंधेरे में कम दिखाई देना, कम प्रकाश में कम दिखाई देना, और रतौंधी रोग का नाम है। दूसरा लेते हैं विटामिन B1। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये तो रोग का नाम होगा बेरी, इर्मिदा रतौंधी, ये बेरी रोग हो गया। और लक्षण क्या है? हृदय की धड़कन कम हो जाती है रोगी की, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं कमजोर पड़ जाती हैं विटामिन B1 की कमी से। ये लक्षण है। नंबर 3 विटामिन B2 कमी से क्या होगा? रोग का नाम राइबोफ्लेविनोसिस। थोड़ा नाम नंबर जरूर है, एक दो बार याद करने याद हो जाएगा। राइबोफ्लेविनोसिस, ये विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग का नाम है। और लक्षण क्या है? इस रोग में मुख, त्वचा, होठ आदि फट जाते हैं। तो हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए विटामिन B2 की कमी है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं जिनकी कमी से रोग हो जाते हैं। अब अगला विटामिन लेते हैं विटामिन B3। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा। और रोग के लक्षण क्या है? यानी त्वचा व जीभ पर पपड़ियां पड़ जाती हैं। पी से पेलेग्रा और पी से पपड़ियां पड़ना, इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। यदि त्वचा पर और जीभ पर पपड़ियां पड़ जाती हैं तो निश्चित रूप से विटामिन B3 की कमी है। इसी तरह से विटामिन सी लेते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून गिरने लगते हैं। जब भी हम कोई चीज चबाकर खाते हैं, मसूड़ों में खून आ जाता है। थोड़ा सा जोर लगते ही मसूड़ों में खून आने लगता है। यानी विटामिन सी की कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। अगर हम खट्टे फलों का सेवन करेंगे तो ये रोग दूर, स्वतः रोग दूर हो जाता है। जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, मौसमी है, किन्नू है, ये खट्टे फल का अगर हम सेवन करेंगे तो विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। और विटामिन डी, लास्ट अपने सिलेबस में विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग, और ये था स्कर्वी रोग। तो रिकेट्स रोग में क्या होता है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। विशेष रूप से बच्चों में ये रोग ज्यादा होता है विटामिन डी की कमी से। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास आ जाते हैं। और जब बच्चा चलता है तो उसके घुटने आपस में, घुटनों में रगड़ लगती है, स्पर्श होता है। तो समझ लीजिए कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स रोग है। और ये विटामिन जो डी होता है, ये सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर स्वयं भी बनाता है। और इस तरह से हम सुबह प्रातःकाल धूप लेकर के इस विटामिन की पूर्ति भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में विटामिन का यही तक है। अब दूसरा लेते हैं प्रोटीन कुपोषण, यानी प्रोटीन की कमी से लंबे समय तक भोजन में कमी रहने से निम्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे पहला है क्वाशियोर रोग। क्वाशियोर, ये रोग का नाम है क्वाशियोर। क्या होता है इसमें? यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, और विशेष रूप से छोटे बच्चों में होता है ये क्वाशियोर रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। लक्षण क्या है? बच्चों का पेट फूल जाता है। वैसे तो कमजोर रहते हैं शरीर से, लेकिन पेट फूल के मोटा हो जाता है। पेट फूलना, भूख कम लगना,
स्वभाव उसका चिड़चिड़ा होना, थोड़ी थोड़ी बातों में बच्चा झुंझलाहट करता है और रोने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, त्वचा का शुष्क होना, ये कुछ लक्षण हैं। अगर ये लक्षण है इसका मतलब क्वाशियोर रोग है। अगला रोग है दूसरा, प्रोटीन कमी से होने वाला रोग मैरस्मस रोग। मैरस्मस रोग भोजन में प्रोटीन और साथ साथ ऊर्जा की कमी हो जाती है। एक तो प्रोटीन की कमी और दूसरी ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, तो ये रोग हो जाता है मैरस्मस रोग। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? हमें ऊर्जा एक तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और दूसरी जो कि हम अनाज से लेते हैं, मीठे पदार्थों से लेते हैं, आलू से लेते हैं, चावल से लेते हैं, अनाजों से लेते हैं, ये तो होगा कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा है जैसे फैट होती है, वसा, उससे भी हमारे शरीर को कई गुना ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। तो अगर मान लीजिए प्रोटीन के साथ साथ अगर शरीर में ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? मैरस्मस रोग। और अकेले प्रोटीन कमी से क्वाशियोर रोग हो जाता है। तो मैरस्मस रोग में क्या लक्षण क्या है इसके? ये भी छोटे बच्चों को होने वाला रोग है। शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल ही दुर्बल हो जाएगा शरीर। और आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। कांतिहीन का मतलब आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक होनी चाहिए, वो चमक नहीं रहती, वो रौनक नहीं रहती आंखों में। आंखें कांतिहीन हो जाती हैं तथा आंखें अंदर धस जाती हैं, अंदर की तरफ धस जाती हैं। तो निश्चित रूप से कौन सा रोग हो सकता है? मैरस्मस रोग। इस तरह से ये थे प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग। अब अगली बात लेते हैं खनिज कुपोषण, यानी खनिज की कमी से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। निम्न रोग हो जाते हैं। नंबर 1, लौह तत्व। लौह तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन निर्माण में काम आता है। हमारे खून का रंग लाल क्या होता है? लौह तत्व के कारण ही। यानी हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में ये लौह तत्व काम में आता है, जो कि एक प्रकार का खनिज है। अगर इसकी कमी हो जाए, लगातार भोजन में इसकी कमी रहे, तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है। आप भी जानते हैं इस बात को कि हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा मात्रा में होगा, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन उतना ही शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंचती है। क्योंकि हमारे जो फेफड़ों में जो श्वास लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। जितनी ज्यादा मात्रा होगी इसकी, उतनी पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचेगी और ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हमें मिल पाती है। इस तरह से ये था लौह तत्व। और अगर इसकी कमी हो जाए तो चेहरा पीला पड़ जाता है और इसको बोलते हैं एनीमिया रोग। एनीमिया रोग, एनीमिया रोग। ये एनीमिया रोग हो जाता है किसी लौह तत्व की कमी हो जाए। दूसरा है कैल्शियम। और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए आवश्यक है, एक तरह का पोषक पदार्थ है उनके लिए। तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम, दांतों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और भंगुर का मतलब हो गया टूटने वाली। अगर थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हड्डियां अगर टूट जाती हैं तो इस गुण को हम कहेंगे भंगुरता। तो इससे हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। अगर कैल्शियम कमी हो जाती है तो इससे हमारी हड्डियां कमजोर होंगी। और एक लक्षण और भी कैल्शियम का कमी का कि कुछ लोग जैसे चौक जो बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले चाक होते हैं, या जो इस तरह की कैल्शियम संबंधित चीजें होती हैं उसको खाने लग जाते हैं, इसका मतलब उनके शरीर में कैल्शियम की कमी है। ये हमें सफेद पदार्थों से मिलता है, जैसे दूध है, दही है या अंडा है, इनसे हमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और तीसरा है खनिज तत्वों में आयोडीन। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में काम में आता है। और ये ग्रंथि है हमारे गले में, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायरॉइड। आजकल अक्सर ये थायरॉइड ग्रंथि लोगों की खराब मिलती है और ये थायरॉइड रोग हो जाता है। तो गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है और ये हार्मोन बनाती है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन चाहिए। अगर भोजन में आयोडीन की कमी है तो यह ग्रंथि ठीक से काम नहीं करेगी और इसकी क्रिया मंद पड़ जाती है, और इस रोग को हम बोलते हैं घेंगा रोग। इस तरह से इस आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है।
अंत में हम लेते हैं जल को आज पीने योग्य जल, जिसको हम पेयजल बोलते हैं। हम जल पी तो लेते हैं लेकिन कोई विशेष उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पेयजल से होने वाला, पेयजल के लक्षण क्या है, पेयजल के गुण क्या है? नंबर 1, पेयजल में आंखों से दिखने वाली अशुद्धियां जैसे तिनके आदि नहीं होने चाहिए। एक तो अशुद्धियां जो दिखती है वो भी नहीं होने चाहिए, और दूसरा पेयजल में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर सूक्ष्म जीव हैं तो उस जल को पीने से हमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, ये दूषित जल से होने वाले रोग हैं। तीसरा है पेयजल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन जल में भी घुली होती है जो हमारे शरीर में काम में आती है। और इस तरह से पेयजल का जो pH मान है वो भी उचित होना चाहिए। अगली बात आती है लास्ट, हमारे शरीर में जल के क्या कार्य है, क्योंकि जल पे इतना हम क्यों जोर देते हैं? हमारे शरीर में जल के कई कार्य हैं। जैसे हमारे शरीर में जल एक विलायक का कार्य करता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो इसी माध्यम में होती है, जल के माध्यम से होती हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में जल होगा तो क्रियाएं आसानी से हो सकेंगी। दूसरा, जल शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे आप जानते हैं पसीना है, मूत्र है, इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। तो हम पर्याप्त मात्रा में जल पिएंगे तो पसीना भी अधिक आएगा, मूत्र निर्माण भी ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा हानिकारक पदार्थ शरीर से निकल जाएंगे और रोग से लड़ने की क्षमता इससे बढ़ती है। अगली बात, पर्याप्त मात्रा में जल पीने से एलर्जी रोग नहीं होता, पथरी आदि रोग नहीं होता। आजकल हम देखते हैं पथरी हो जाती है लोगों को क्योंकि पर्याप्त जल नहीं पीते हैं। और हमें प्रतिदिन लगभग 7-8 गिलास जल पीना चाहिए हर रोज, गर्मी के दिनों में। और सर्दी में कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन सर्दी में भी पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए ताकि हमें किसी तरह का जल के अभाव में कोई रोग नहीं हो। तो इस तरह से ये थे जल के कार्य, जो हमारे शरीर में ये कार्य करता है जल।